सर्वेभ्यः इदानीं वयं नवमी कक्षायाः कृते पाठः अस्ति संधिः। वयं संधि विषये पठामः। देखिए बेटा, अभी हम संधि के विषय में पढ़ेंगे। तो हमारे 9th क्लास में संधि है, जो कि हम अभी उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले संधि किसे कहते हैं, संधि का डेफिनेशन क्या है, तो पहले हम संधि का डेफिनेशन देखते हैं। तो संधि क्या है? निकटतम वर्णद्वयस्य मेलनेन उत्पन्नं परिवर्तनम्। देखिए, ये पहले क्या है समझते हैं। तो क्या लिखा है हमने? निकटतम वर्णद्वयस्य मेलनेन उत्पन्नं परिवर्तनम्। निकटतम अर्थात दो पास वाले वर्णद्वयस्य वर्णों के मेलनेन मेल से उत्पन्नं परिवर्तनम्, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है अर्थात जिस परिवर्तन की सृष्टि होती है उसे हम संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? संधि कहते हैं। तो अभी हम संधि के कुछ आगे देखते हैं संधि के बारे में। तो संधेः प्रकारभेदाः, संधि भेदान् पश्यामः। तो संधि भेदाः के मूलरूपेण संस्कृते संधिः त्रिप्रकारकम् उच्यते। तो संधि कितने प्रकार का है बेटा? 3 प्रकार का। तो संधि पहले तो हम देखेंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि, देन तृतीयम् अस्माकमस्ति विसर्ग संधिः। किमस्ति? विसर्ग संधिः। पश्यन्तु, तो हमारा क्या क्या था? स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। अच्छा, हमने क्या देखा? संधि के 3 भेद हैं। जैसे कि हमने देखा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधिश्च। तो अभी हम स्वर संधि को पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा स्वर संधि में भी कुछ भेद हैं। तो स्वर संधि के भी मैडम कितने भेद हैं? तो हम अभी उसी को देखेंगे। तो स्वर संधौ अष्टौ भेदाः। स्वर संधि में कितने भेद हैं बेटा? 8। तो स्वर संध्यौ अष्टौ भेदाः। हम एक एक करके देखते हैं। प्रथमः दीर्घ संधिः, गुण संधिः। मैं सिर्फ गुण लिख रही हूं, आप गुण संधि समझिएगा बेटा, ठीक है? तो गुण संधिः, वृद्धि संधिः, यण संधिः, अयादि संधिः, पूर्वरूप संधिः, पररूप संधिः एंड प्रकृति भाव संधिः। तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो क्या क्या हमने देखा? दीर्घ संधिः, गुण संधिः, वृद्धि संधिः, यण संधिः, अयादि संधिः, पूर्वरूप संधिः, पररूप संधिः एवं प्रकृति भाव संधिः। संधौ संधेः 3 भेदाः वर्तन्ते। तेषु स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। वहां भी स्वर संधेः 8 भेदाः, वो भी हम लोग देख चुके। अभी हम स्वर संधेः प्रथमं भेदं पठामः। तो स्वर संधि के पहला भेद
क्या है बेटा, दीर्घ संधि। तो अभी हम दीर्घ संधि के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिए। पश्यामः अस्माकं दीर्घ संधि। बेटा हम अभी दीर्घ संधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैडम दीर्घ संधि किसे कहते हैं, दीर्घ क्या है, तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए पहले कुछ उदाहरण देखते हैं, तभी आपको पता चल जाएगा। तो उदाहरण ये है कि मैं लिखती हूं कि भारतस्य उत्तर दिशायां हिमालयः अस्ति। हमने क्या देखा बेटा, भारतस्य उत्तर दिशायां हिमालयः अस्ति। तो भारतस्य षष्ठी विभक्ति है, उत्तर दिशायां, उत्तर दिशा, तो ये कर्म हो गया, सप्तमी है। तो हिमालयः, ध्यान दीजिए, हिमालयः, तो हिमालय में कोई संधि है। तो अभी हम उसे देखते हैं कि हिमालय में संधि कैसे है। तो हिमालय में यहाँ दो पद है बेटा, देखिए हिमालय, 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 हिमालय। हिमा क्या है, पूर्व पद है, हिमा पूर्व पद है और आलय उत्तर पद है। आलय कौन सा पद है बेटा, उत्तर पद। तो पूर्व पद और उत्तर पद। हमने पहले क्या लिखा था, निकटतम वर्ण द्वयस्य मेलनेन उत्पर्णम परिवर्तनम। पास वाले दो वर्णों के मेल से जो नया परिवर्तन होता है हम उसे संधि कहते हैं। तो इसमें पास वाले वर्ण क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी यहाँ देखिए हिमा में क्या है, ही म, तो हम उसे अगर डिवाइड करेंगे, विभाजित कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हा प्लस ई प्लस म प्लस अ। तो इसका अंतिम वर्ण क्या निकला बेटा, अ। और आलय में देखते हैं, तो आलयः इति शब्दस्य उत्तरपदस्य आदिवर्णः अर्थात प्रथम वर्णः। तो आ, पहला वर्ण क्या है बेटा इसका, आ। तो अभी हमें क्या मिला, अ प्लस आ इक्वल में हमें क्या मिलेगा, देखिए हमने यहाँ क्या देखा है, हिमालयः। तो हमारा यहाँ इक्वल में क्या आया है, हिमालयः। तो यहाँ कौन सा वर्ण आ रहा है, आ। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है इसके स्थान पर, आ। तो ये आ क्या है, दीर्घ स्वर है। अभी हम उदाहरण के साथ सूत्र भी देखेंगे, ठीक है। हमने क्या देखा, हिमालयः, तो हिमा प्लस आलयः, हिमा अ और आ के मिलने से हमें आ वर्ण की प्राप्ति होती थी। अभी हम कुछ सूत्रों के साथ देखते हैं। मैं आपको कुछ सूत्र बताती हूँ। पहला वाला सूत्र देखेंगे तो सूत्र संख्या प्रथम, पहला सूत्र देखते हैं। मैं आपको इस सूत्र में बताना चाहती हूँ कि अब हम क्या करेंगे, आ और आ वर्ण के साथ जब हम अ और आ वर्ण को मिलाएंगे, आ और आ वर्णाभ्याम सह अ और आ वर्णयोः मेलनेन आवर्णस्य आगमः भवति। अर्थात अ और आ वर्ण के साथ अ और आ वर्ण के मिलने से हमें आ की प्राप्ति होती है। मैडम ये कैसे होगा, तो अभी हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। तो उसमें भी 4 सूत्र हैं। तो हम क्या देखेंगे अभी, आ प्लस आ इक्वल आ, वैसे ही आ प्लस आ इक्वल आ और आ प्लस आ इक्वल आ। फिर हम और क्या देखेंगे,
के मिलने से हमें आ की प्राप्ति होती है। देखिए आपने अच्छे से ध्यान से देखना है आप लोगों को। अ के साथ जब हम अ मिलाते हैं तो वहां आ होता है। अ प्लस आ इक्वल टू आ, वैसे ही आ प्लस आ इक्वल टू आ प्लस आ इक्वल टू आ। तो हमने क्या देखा, हम अ के साथ या आ के साथ यदि अ अथवा आ मिलाते हैं तो हमें आ की प्राप्ति होती है। अभी हम क्या करते हैं, हर एक का उदाहरण के साथ देखते हैं। तो अ प्लस अ इक्वल आ। मैडम इसका कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? ठीक है, देते हैं, एक ध्यान दीजिए। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ मामा प्लस अपी। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इसे हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, म प्लस अ प्लस म प्लस अ। तो इसका अंतिम वर्ण क्या है बेटा, अ है। तो अभी हमें क्या करना है, पूर्व पद के अंतिम वर्ण के साथ उत्तर पद के आदि वर्ण को मिलाना था। तो ये आदि वर्ण क्या निकला हमारा, अ प्लस प प्लस ई। तो हमें इन सब की आगे फिर से देखते हैं क्या है, म प्लस अ, म प्लस म। तो म में हलंत लगा देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो अभी अ प्लस अ प्लस अ क्या है बेटा, हम पहले से ही देखे हैं, हमें आ मिलेगा। तो यहाँ आ लगा लेते हैं। देन प्लस प प्लस ई पी। तो अभी हम इक्वल में क्या कर सकते हैं, सोचिए, मम प्लस आ प्लस पी। तो मम में आ मिल जाने से तो क्या होगा, मम प्लस आ ममा। देन पी ऑलरेडी हमारे पास है तो ममा पी। ओके, अभी हम उदाहरण 2 की ओर चलते हैं। तो हमारा द्वितीय उदाहरणं द्वितीयम् उदाहरणं पश्यामः। तो द्वितीयम् उदाहरणं हमारा जो है क्या है, अ प्लस आ इक्वल आ। तो उसमें हमारा उदाहरण ये है, कमल प्लस आलयः। वैसे ही हम ऑलरेडी आपको पहले से ही बता चुके हैं कि कमल प्लस इसमें क्या है अंतिम वर्ण आ, कमल प्लस आ इक्वल कमला प्लस आ प्लस लयः कमल आलयः। तो अभी हम क्या करेंगे, कमल प्लस आ हमें क्या प्राप्त होगा अभी, आ लयः इक्वल में हमें क्या मिल जाएगा, कमल प्लस आ कमला लयः कमला लयः। इसमें हमें क्या पता चला, अवर्ण के साथ जब हमने अ मिलाया था तो हमें आ की प्राप्ति हुई थी। अभी हम अ के साथ आ का भी मेलन कर रहे हैं तो भी हमें आ की ही प्राप्ति होती है। अस्तु, इदानीं वयं तृतीयम् उदाहरणं पश्यामः। तृतीयम् उदाहरणम् अस्माकं किमस्ति, आ प्लस अ इक्वल आ। आवर्णेन सह अवर्णस्य मेलनेन आवर्णः भवति। उदाहरणं पश्यामः, तथा प्लस अपि, तथा प्लस अपि। तथा इति पूर्वपदं, तथा इत्यत्र पूर्वपदे अन्तिमवर्णं किमस्ति, किमस्ति, आ। पुनः अपि इति उत्तरपदम्, उत्तरपदे आदिवर्णः किमस्ति, आ। अस्तु, इदानीं पि यथा पूर्वं लिखामः। पुनः किं लिखामः, तत् प्लस आ एवं अवर्णस्य मेलनेन कः वर्णः आगमिष्यति, आ। इतोपि पि यथा पूर्वं। पुनः तत् प्लस आ तथा पि, तथापि। देखिए, अहम पाठं पठामि तथापि माता वदति। मैं पाठ पढ़ता हूँ फिर भी माँ बोलती है, तथापि फिर भी माँ गुस्सा
करती है। और पढ़ो। वैसे ही ये हमारा उदाहरण था। तथापि इदानीं वयं चतुर्थम् उदाहरणं पश्यामः। चतुर्थम् उदाहरणं किमस्ति? आवर्णेन सह आवर्णस्य मेलनेन आवर्णः भवति। अस्तु, पश्यन्तु। विद्या प्लस आलयः। आप सभी विद्यालय जाते हैं ना, तो विद्यालय कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कैसे है एक बार देखते हैं। तो विद्या में क्या वर्ण है? अंतिम वर्ण। वेरी गुड। विद्या प्लस आ, विद्या प्लस आलयः। आप लोगों को पहले से ही ये पता है, विद्या प्लस आलयः। तो हम अभी क्या कर सकते हैं? आवर्ण के साथ आवर्ण का मेलन होगा। अभी कौन सा वर्ण आएगा? आ। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी विद्या के साथ इसको मिला देंगे। तो विद्या प्लस आ, विद्यालयः। कौन सा होगा? विद्यालयः। ठीक है मैडम, आपने जो बताया आ, तो यही एक दीर्घ वर्ण है क्या? नहीं, हम ऑलरेडी पढ़े हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर तो आप लोगों को पता है। और क्या क्या है वो अभी देखते हैं। वैसे ही ई वर्ण और ई वर्ण के साथ जब हम ई और ई वर्ण को मिलाते हैं, जैसे हमारा कौन सा वर्ण आता है? ई वर्ण का आगम होता है। जैसे आप लोगों को पता है ई वर्ण का आगम कैसे होता है। तो ऑलरेडी हम एक एक करके उदाहरण यही देखते चलते हैं। ई प्लस ई इक्वल ई के साथ जब हम छोटी ई के साथ छोटी ई मिलाते हैं तो हमें वहां बड़ी ई की मात्रा मिलती है। तो एक उदाहरण देखते हैं। तो अभी प्लस इष्टः, अभी प्लस इष्टः। तो हमारा क्या होगा? आप सभी को पता है, अभी में भा है प्लस छोटी ई की मात्रा है। ये कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है। तो ई प्लस इष्टः कौन सा होगा? इष्टः। देन हम क्या कर सकते हैं? आ भा प्लस ई वर्ण के साथ ई वर्ण के मेल से हमें कौन से वर्ण की प्राप्ति होती है? ई वर्ण की प्राप्ति होती है। देन हम क्या है हमारे पास? ष्टः। तो अभी हम उससे क्या लिख सकते हैं? अब प्लस ई। तो हम क्या करेंगे? भ के साथ बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे। देन हमारे पास हो जाएगा अभीष्टः। ठीक है, देखिए वैसे ही हमारा द्वितीय उदाहरण क्या है? ई प्लस ई इक्वल ई। छोटी ई के साथ जब बड़ी ई की मात्रा को हम मिलाते हैं तो हमें बड़ी ई की मात्रा ही मिलती है। ठीक है, तो एक उदाहरण देखते हैं। कपि, कपि मतलब पता है ना? वानर। कपि प्लस ईशः। वानरों के श्रेष्ठ कौन है? हमारे भगवान हनुमान जी। तो देखते हैं कपीशः। तो कपि हम क्या करते हैं? कप प्लस ई में कौन सी मात्रा है? बड़ी या छोटी? छोटी। तो कप प्लस ई, कपि प्लस ईशः। कौन सा वर्ण है? ईशः। तो अभी हम क्या करते हैं? क प्लस ई कौन सा वर्ण आएगा अभी? वेरी गुड, ई। देन शः कौन सा वर्ण आएगा? शः। देन अभी हमें क्या मिलेगा? कप में बड़ी ई की मात्रा लगेगी। तो बड़ी ई अभी हम क्या करेंगे? इसमें इसका हलंत मिटा देंगे। मिटा के बड़ी ई की मात्रा जोड़ देंगे। तो कपीशः क्या हो जाएगा? कपीशः। इदानीं वयं तृतीयम् उदाहरणं पश्यामः। दूसरे सूत्र का तीसरा उदाहरण क्या है हमारा? बड़ी ई के साथ जब छोटी ई का मिलान होता है तो वहाँ बड़ी ई की मात्रा होती है। जैसे हमारा उदाहरण क्या है? महती प्लस इच्छा। महती प्लस इच्छा। तो महती में क्या है?
महत प्लस ई, महत प्लस ई, महती प्लस इच्छा, महती प्लस इच्छा। तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या वर्ण होगा, ई वर्ण होगा। तो महत प्लस ई प्लस छ, जैसा क्या वैसा लिख देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, महत प्लस ई, महती छा, महती छा। ठीक है, देखिए अभी हमारा चौथा उदाहरण क्या है, द्वितीय सूत्र का चौथा उदाहरण। बड़ी ई के साथ जब हम बड़ी ई का मिलान करते हैं तो हमें कौन से वर्ण की प्राप्ति होती है, ई वर्ण की प्राप्ति होती है। इसका एक उदाहरण देखते हैं, रजनी प्लस ईशः। रजनी मतलब क्या है, रात्रि, ईशः मतलब क्या है, श्रेष्ठ। तो रजनी, यहाँ हम देखते हैं रजन प्लस कौन सी मात्रा है ये, ई प्लस ई प्लस शाह। अभी ध्यान दीजिए, रजन प्लस ई और ई का मिलने से क्या मिलेगा हमें, ई प्लस शाह। तो इक्वल में हमें क्या प्राप्त हुआ, रजन प्लस ई, रजनी शाह। अच्छा, रात्रि के देवता कौन है, रात्रि में श्रेष्ठ कौन कहलाता है, हाँ चंद्र। तो रजनी शाह मतलब चंद्र है। इस तरह हमें क्या पता चला कि रजनी शाह जो है वो दीर्घ संधि है। वयं तृतीयं सूत्रं पश्यामः। तृतीयं सूत्रं किमस्ति, उ वर्णेन सह उ वर्णाभ्यां सह उ वर्णयोः मेलनेन उ आदेशः भवति। अर्थात उ के साथ जब उ मिलेगा तो उ होगा, उ प्लस उ इक्वल उ प्लस उ इक्वल उ इक्वल उ। तो इस तरह हम देखेंगे तो चारों तरफ उ अर्थात दीर्घ वर्ण का ही आदेश होता है। हम पहले प्रथम का उदाहरण देखते हैं। पहले का उदाहरण है उ प्लस उ इक्वल उ। हमने यहाँ उदाहरण लिखा है प्रभु प्लस उक्ति ही, प्रभु प्लस उक्ति ही। प्रभु में अब देखिए वैसे ही मैंने लिखा है प्रभ प्लस उ अर्थात छोटी उ की मात्रा है। देन उक्ति ही, उक्ति ही में भी छोटी उ की मात्रा है। देन हमारा छोटी उ प्लस छोटी उ दोनों मिलने के बाद हमें कौन से वर्ण की प्राप्ति होती है, उ वर्ण की प्राप्ति होती है। तो हम अभी क्या लिख सकते हैं, प्रभ प्लस उ प्लस तिहि, प्रभुक्तिहि। तो हमारा क्या था, छोटी उ के साथ जब छोटी उ का मेलन हुआ तो हमें कौन से वर्ण की प्राप्ति हुई, बड़ी उ की प्राप्ति हुई। तो इस तरह हमारा पहला जो उदाहरण था वो क्या हो गया, स्पष्ट हो गया। अभी हम दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। इदानीं वयं द्वितीयम् उदाहरणं पश्यामः। द्वितीयं किम् आसीत्, उ वर्णेन सह उ वर्णस्य मेलनेन उ वर्णः भवति। अर्थात हमने देखा कि उ के साथ उ मिलने से कैसे उ होता है। तो अभी देखिए लघु, लघु हमें पता है, बृहद लघु बड़ा छोटा, छोटी लघु छोटी, उर्मी 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 तरंग, तो तरंगे समुद्र की लहरें, तो लघु में छोटी उ की मात्रा है। देन ऊर्मी में बड़ी उ की मात्रा है। देन लघुर्मी है। तो जैसा क्या हम देख रहे हैं, लघु प्लस उ छोटी उ प्लस बड़ी उ की मिलने से हमें कौन से वर्ण की प्राप्ति होती है, बड़ी उ की प्राप्ति होती है। देन लघ प्लस उ प्लस र्मी, तो हमारा क्या होगा, लघु में बड़ी उ की मात्रा हो जाएगी तो लघुर्मी। तो हमें क्या मिला, लघुर्मी अर्थात बड़ी उ की प्राप्ति हुई। इसमें हमारा नियम स्पष्ट हो गया कि हमें क्या होता है, छोटी उ के साथ छोटी उ के मिलने से बड़ी उ की प्राप्ति होती है, छोटी उ के साथ बड़ी उ की मिलने से हमें बड़ी उ की प्राप्ति होती है। अभी हम तृतीय उदाहरण की ओर चलते हैं, ऊ के।
तो हमने देखा था छोटी ऊ प्लस छोटी ऊ इक्वल बड़ी ऊ, छोटी ऊ प्लस बड़ी यू इक्वल बड़ी ऊ। अभी हम देखते हैं बड़ी यू के साथ जब हम छोटी यू के मिलाते हैं तो भी हमें बड़ी यू की प्राप्ति होती है। जैसे वधु प्लस उक्ति ही, पहले की तरह आप देखिए पूर्व पद के अंतिम वर्ण में क्या है, बड़ी यू है, एंड उत्तर पद के आदि वर्ण में क्या है, छोटी यू है। तो हमें कौन से वर्ण की प्राप्ति हुई, बड़ी यू की प्राप्ति हुई। तो वधु प्लस उक्ति में अंत में हमें क्या मिला, वध प्लस ऊ प्लस ति। तो हम क्या करेंगे, वध प्लस ऊ क्या हो जाएगा, वधूक्ति ही। तो हमें अंतिम में क्या मिल जाएगा, वधूक्ति ही, अर्थात हमें बड़ी ऊ की प्राप्ति हुई। अभी चौथे उदाहरण की ओर चलते हैं। बड़ी यू प्लस बड़ी यू इक्वल में हमें क्या मिल रहा है, बड़ी ऊ ही मिल रहा है। तो चमू प्लस ऊर्जा, चमू अर्थात सेना, ऊर्जा अर्थात शक्ति, अर्थात सेना की शक्ति। तो हम क्या करेंगे, चम प्लस ऊ में, चमू में पूर्व पद में अंतिम वर्ण क्या है, ऊ है, और उत्तर पद में आदि वर्ण क्या है, ऊ है। दोनों के मिलने से हमें कौन से वर्ण की प्राप्ति होती है, ऊ वर्ण की। तो हमारा चम प्लस ये जो बड़ी ऊ की मात्रा थी वो बड़ी ऊ की मात्रा ही रहेगी, चमू प्लस जहा, चमूर्जहा अर्थात दीर्घ वर्ण का आदेश होगा। ठीक है, तो अभी हम सूत्र संख्या 4 की ओर चलते हैं। चतुर्थम सूत्र। तो हमने क्या देखा, रू वर्ण के साथ अर्थात रू री वर्ण के साथ री और री वर्ण के मिलने से हमें री वर्ण की प्राप्ति होती है। बेटा आपको बता दूं, हिंदी में एक री की मात्रा होती है, परंतु हमारे संस्कृत में एक छोटी रू की मात्रा होती है और एक बड़ी रू की मात्रा होती है। मगर इसका ज्यादातर उदाहरण वेदों में प्राप्त होता है, लौकिक में इतना उदाहरण नहीं मिलता। फिर भी हम कुछ उदाहरण देखते हैं। हम क्या देखेंगे, री प्लस री इक्वल हमें क्या मिलेगा, री। अभी हम 1 2 3 उदाहरण देखते हैं। तो हमारा क्या है, पितृ प्लस ऋणम, क्या है, पितृ प्लस ऋणम सेम है पितृ प्लस ऋ। ओके, देन अभी हमारा यहाँ क्या है, रू है प्लस णम, जैसा का वैसा हम लिख देंगे। तो पितृ पित्त प्लस रू और रू वर्ण के साथ रू और रू मिलने से क्या मिलेगा, हमें रू मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हम उन दोनों को मिला लेंगे। तो अभी क्या हो जाएगा, पित्त प्लस रू पितृ। तो अभी हम डबल रू की मात्रा लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, पित्त प्लस रू पितृणम पितृणम। वैसे ही मातृ प्लस ऋणम मातृणम, देवृ प्लस ऋणम देवृणम। इस तरह आपका दीर्घ संधि यहीं समाप्त होता है। मगर हाँ, कुछ उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, आप खुद करके ही आपके होमवर्क के लिए करके हमें भेजिएगा। ठीक है बच्चों, मैंने आपको गृह कार्य में कुछ संधि करने दिए हैं और कुछ विच्छेद करने दिए हैं। तो 1 से 5 तक आप संधि करिए और 6 से लेकर 10 तक आप क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे। सारे दीर्घ संधि के ही उदाहरण हैं और सभी इसको अपने नोट में कर लीजिए। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।